नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है पेशी शारीर। जैसा कि नाम है पेशी शारीर, तो पेशी का मतलब कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसके मांसपेशियों से निर्मित हुआ है। तो आइए देखते हैं कि पेशी शारीर के बारे में क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पेशी शारीर में उसके परिचय के बारे में। तो किसी भी टॉपिक को जब शुरू करते हैं तो उसको हम लोग इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संहिताओं में देखा जाए तो पेशियों का वर्णन आया है, पेशियों को कहीं न कहीं अलग अलग रूप में वर्णन आया है। लेकिन अगर देखा जाए इन जनरल टर्म में तो पेशियों का जो कार्य होता है वो अंगों का संकोच और प्रसारण होता है। अंगों का संकोच या प्रसारण की बात करेंगे तो सिंपली हम लोग जो अपर लिम्ब का अगर हम एल्बो जॉइंट के अराउंड अगर मूवमेंट कराएं तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इस तरह से अंगों का संकोच, फ्लेक्शन को क्या कहेंगे, अंगों का संकोच, और एक्सटेंशन को क्या कहेंगे, अंगों का प्रसारण। मीन्स हाथ का फैलना एक्सटेंशन हो जाएगा, हाथ का मुड़ना ये फ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से अंगों के संकोच और प्रसारण में एक तरह से मुख्य भूमिका इनकी होती है। जो भी हम लोग की मूवमेंट होती है, जो भी गति होती है, कहीं न कहीं पेशियों का बहुत बड़ा रोल होता है। आयुर्वेद शास्त्र में जो है पेशियों के दो तरह से रूप आते हैं। एक तो एक अंगों के संकोच प्रसारण के रूप में पेशियों का वर्णन आया है, जिसको हम लोग मसल्स का रूप नाम देते हैं, मांसपेशियां सिंपल कहते हैं या मसल्स कहते हैं। दूसरा ये है कि जो पूरे स्ट्रक्चर्स को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड फैशिया आर कवरिंग। दूसरे जो पेशी का अगर आयुर्वेद में देखेंगे तो दूसरे तरह से वर्णन आया है कि वो मांस को कवर करता है, या मांस या जो भी अस्थि संधि इत्यादि जो संरचनाओं को कवरिंग के रूप में कार्य करता है, या उसके फैसिया के रूप में हम लोग वर्णन देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पेशी एज ए मसल्स या पेशी एज ए फैसिया आर कवरिंग, इन दो रूपों में जगह जगह वर्णन आया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेशी की व्याख्या। परिचय होने के बाद हम लोग देखते हैं पेशी की व्याख्या। तो व्याख्या के लिए क्या है टर्म, डिस्क्रिप्शन। तो एनसीआईएसएम के सिलेबस में आया हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी। तो डिस्क्रिप्शन और व्याख्या ऑफ पेशी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले डल्हर टीका ने सुसु शारीर के डल्हर ने एक टीका लिखी, उसमें लिखा कि पेशी मांस खंडा। तो डल्हर ने क्लियर कर दिया कि पेशी क्या है, मांस खंड है। पेशी कुछ अलग नहीं है, मांस खंड को ही पेशी कहते हैं। तो उन्होंने कहा पेशी क्या है, मांस खंडा। मीन्स मांस के जो टुकड़े होते हैं उसको पेशी कहते हैं। तो ये डल्हर का है, सुसु शारीर 4 का 28-29 जो उन्होंने लिखा था उस पर टीका किया डल्हर ने। उन्होंने कहा पेशी मांस खंड, अर्थात पेशियां क्या है, मांस के टुकड़े हैं या खंड है। उसके बाद देखेंगे कि इंदु ने अष्टांग संग्रह शारीर, अष्टांग संग्रह पे टीका लिखा है, उस टीका लिखा है, कमेंट्री की है। तो उन्होंने क्या कहा है कि पेशेह पुनः, पेशियां क्या होती है, स्नायु तयुर मांसमय। पेशी और स्नायु ये मांसमय होते हैं, पेशी स्नायु और मांसमय होते हैं। तो इस तरह से इंदु ने कहा, अष्टांग संग्रह शारीर के अध्याय में टीका कर दिया कि पेशियां जो होती है स्नायु से मांस से युक्त होती है। पेशी और स्नायु मांस के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, मांसमय होते हैं। फिर देखेंगे कि फिर पुनः डल्हर ने सुसु शारीर 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 37 पे एक टीका लिखी है, कमेंट्री की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 पॉइंट है, मांस अवयव, मांस अवयव और संघात, 3 शब्द हैं। एक टर्म है मांस, दूसरा टर्म है अवयव, तीसरा टर्म है संघात। संघात जो टर्म है, ये संघात टर्म एक तरह से सीमंत संघात परिभाषा प्रकरण में हम लोगों ने देखा था, वो वाला संघात है। अर्थात मांस अवयव, अवयव का मतलब शरीर के जो भी विसराज हैं, शरीर के जो भी विसरा है या जो सब विसरा है, हार्ड विसरा है, इस तरह से हम मांस अवयव, अवयव मतलब विसरा की बात कर रहे हैं, और संघात, इन तीनों को परस्पर विभक्त, जो रचना परस्पर विभक्त करती है उसे हम पेशी कहते हैं। तो क्या है, मांस अवयव संघात परस्पर विभक्त, मीन्स ये मांस हो, अवयव हो और संघात हो, ये तीनों एक दूसरे से जिस रचना, जिस स्ट्रक्चर से अलग होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेशी इति उच्यते। तो परस्पर विभक्त उसको कहेंगे पेशी इति उच्यते। तो मांस अवयव और संघात परस्पर विभक्त अर्थात परस्पर जिस रचना के द्वारा अलग हो रहे हैं उसको हम लोग पेशी नाम देते हैं। फिर देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट, सुश्रुत शारीर 5 के 49 नंबर श्लोक है।
तो उसमें देखा सुश्रुत ने क्या बोला है कि सिरा सिरा स्नायु अस्थि पर्व, सिरा स्नायु अस्थि पर्व और संधि, ये शरीर के जो अवयव हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं सुश्रुत बोल रहे हैं, सुश्रुत 5.49 नंबर के श्लोक में सुश्रुत बोलते हैं कि जो सिरा होते हैं स्नायु, सिरा स्नायु अस्थि पर्व और संधि, ये जो शरीर के अवयव है या कंपोनेंट है, ये शरीर के अवयव है या कंपोनेंट है, ये क्या होते हैं, पेशी भी समृद्ध, समृद्ध मीन्स पेशियों से घिरे होते हैं, समृद्ध का मतलब घिरे होते हैं या उससे कवर होते हैं। तो कह रहे हैं क्या कवर होते हैं, शरीर के कौन कौन से अवयव, सिरा है, स्नायु है, अस्थि है, पर्व है और संधि है, ये क्या होते हैं, पेशियों से समृद्ध होते हैं, मीन्स घिरे होते हैं। और पेशियों से घिरे या समृद्ध होने की वजह से क्या होते हैं, बलवंती भवन्ते, अर्थात ये मजबूत होते हैं, ये बलवान होते हैं। तो कह रहा है बलवंती, ये पेशियों की वजह से घिरे होने की वजह से, सिरा स्नायु अस्थि पर्व और संधि, पेशियों की वजह से, पेशियों से घिरे होने की वजह से या उसके कवर होने की वजह से ये क्या होते हैं, बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, इस पे कोई चोट उट नहीं होती है, तो इस तरह से दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो पेशी का जो स्वरूप बताया गया उस तरह से कवरिंग या फैसिया के बारे में कहा गया है। उसके बाद देखेंगे कि ये एक तरह से हम लोगों ने पेशी की व्याख्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी की बात किया। उसके बाद देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट जो एनसीएसएम के सिलेबस में है उसको उत्पत्ति पॉइंट दिया है, उत्पत्ति ऑफ पेशी। तो उस पेशी की उत्पत्ति या उसके निर्माण के बारे में देखते हैं कि पेशियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पेशियों का निर्माण जिस तरह से स्रोतस का निर्माण होता है उसी तरह से पेशियों का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले लाइन स्रोतस के निर्माण की बात कर रहा है, कह रहा है यथार्थ उष्मड़ा युक्त वायु, अर्थात उष्मा से युक्त वायु, मीन्स उष्मा से युक्त वायु मतलब पित्त से युक्त वायु। जिस प्रकार से यथार्थ, यथा अर्थ मीन्स जिस प्रकार से उष्मा से युक्त, उष्मड़ा मतलब पित्त, पित्त से युक्त वायु स्रोतांसी दारियत मीन्स स्रोतों को विदारण करती है, स्रोतों को ओपन करती है। जिस प्रकार से उष्मा से युक्त वायु या पित्त से युक्त वायु स्रोतस को विदारित करती है या स्रोतस को खोलती है, स्रोतस को निर्माण करती है, उसी प्रकार से पित्त से युक्त वायु या उष्मा से युक्त वायु क्या करती है, अनुप्रविश्य पिशित, पिशित का मतलब होता है मांस, पिशित का मतलब मांस होता है, इसका मतलब होता है मांस। उसी प्रकार से पित्त से युक्त जो वायु है कहाँ प्रवेश कर रही है, अनुप्रविश मीन्स प्रवेश करना, प्रवेश करना, प्रवेश करना। उसी प्रकार से पित्त से युक्त वायु मांस में, पिशित में प्रवेश कर रही है, अर्थात मांस में प्रवेश करके पेशिर विभजते मीन्स पेशियों का निर्माण करती है, पेशियों का निर्माण करती है। तो पेशियों के निर्माण की या उत्पत्ति के बारे में कहा है कि जिस प्रकार से पित्त से युक्त वायु जो होती है स्रोतों का विदारण करती है, उसी प्रकार से पित्त से युक्त वायु या उष्मा से युक्त वायु मांस, पिशित अर्थात पिशित मतलब मांस, मांस में प्रवेश करके मांस पेशियों या पेशियों को निर्माण करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पेशियों की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब आइए कि पेशियों के प्रकार, एक पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस में, पेशियों के प्रकार। अगर देखा जाए आयुर्वेद शास्त्र में तो कहीं प्रकार का वर्णन नहीं दिया है। आयुर्वेद शास्त्र में देखा जाए तो कहीं संहिताओं में पेशियों के प्रकार की बात नहीं की कि जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले स्नायु के 4 प्रकार देखे थे, तो वहां पर 4 प्रकार स्नायु के देखे थे, बट पेशियों के प्रकार के बारे में नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में है तो उसको हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न जो आधुनिक साइंस में है उसमें देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, मतलब गति के मूवमेंट के आधार पर, जो गति या मूवमेंट के बेसिस पे क्या होता है, जो पेशी होती है 2 तरह की होती है। मीन्स अगर हम लोग कह सकते हैं कि ये गति 2 प्रकार की होती है, मीन्स गति के आधार पर पेशियां 2 प्रकार की होती है, एक वॉलंटरी एक इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी में क्या होती है, ऐच्छिक गति होती है, मीन्स अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हाथ को उठाना है तो हमें अपनी इच्छा के साथ से हाथ उठा सकते हैं या हाथ नीचे रख सकते हैं, ये तो हमारी इच्छा होगी, मीन्स वॉलंटरी हो गई। बट जो हम जैसे कहते हैं हृदय की धड़कन हम अपने हिसाब से रोक नहीं सकते हैं। सांस का लेना और निकलना, सांस का बाहर निकालना और छोड़ना अर्थात लेना और लेना, ये क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है, आप चाह करके उसको रोक नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसी भी गतियां होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो
उसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी या अनैच्छिक गति। तो इसके बेसिस पे हम लोग दो प्रकार की मान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पेशी, जो है दो प्रकार की होती है, वॉलंटरी मींस ऐच्छिक, इनवॉलंटरी अनैच्छिक। तो इनवॉलंटरी को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल, जो हम खाना खाते हैं या फिर उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं वो इनवॉलंटरी होता है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जो पेशियां होती है वो क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है। यूरेटर में भी इनवॉलंटरी होती है। हृदय, हार्ट में भी इनवॉलंटरी होती है। और आइरिस, या एक तरह से देखते हैं कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी जो क्रिया होती है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन, वो भी इनवॉलंटरी होती है। उसके अलावा जो भी हम लोग देखते हैं जो भी ज्वाइंट्स के मूवमेंट होते हैं, जिसको हम लोग इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं, वो इसके ऐच्छिक या वॉलंटरी में काउंट कर सकते हैं। तो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से हम इसमें जो जो रखना चाहे रख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख देंगे। तो इस तरह से पेशियों के प्रकार वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस में है, जबकि ये संहिताओं में ऐसा विशेष वर्णन नहीं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्टार बना दिया है कि ये सिलेबस में आया है तो उसको बताना जरूरी है। फिर देखते हैं हम लोग पेशियों की संख्या। तो पेशियों की संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर आचार्य चरक ने चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्होंने सभी में पेशियों की संख्या 400 मानी है। अर्थात मतलब स्त्री और पुरुष की अलग संख्या नहीं बताई है, उन्होंने कह दिया कि पेशियों की संख्या 400 पेशी होती है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने स्त्रियों और पुरुषों में थोड़ी सी अलग अलग बताई है। तो सुश्रुत ने कहा है, आचार्य सुश्रुत ने कहा कि पुरुषों में कहा कि सिंपली कह दिया कि पेशियां 500 होती हैं, पेशियां 500 होती हैं। और 500 जो होती है पेशियां, वो किस तरह से होती हैं, शाखाओं में, एक तरह से प्रत्येक शाखा में 100 होती है। तो 4 शाखाएं हैं तो 100 गुणे 4 इक्वल टू 400 हो जाएगा। मध्य शरीर में 66 हो जाएगा और ऊर्ध्व जत्रुगत में 34 हो जाएगा। तो देखा जाए टोटल काउंट करेंगे 400 प्लस 66 प्लस 34 इक्वल टू 500। इतना बताने के बाद उन्होंने कह दिया कि स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती है, या सिंपली कह दिया स्त्रीणाम तु विंशतिरधिका, मींस स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्रीणाम तु विंशतिरधिका, स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। तो स्त्रीणाम तु विंशतिरधिका, अर्थात स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती है, डायरेक्ट कोटेशन आ जाएगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये पेशी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर पुरुषों में पेशियों की संख्या 500 बताई गई है, लेकिन स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती हैं। तो ये 20 पेशियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि प्रत्येक स्तन में, जैसे स्त्रियों में स्तन जब डेवलप हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें 5-5 अधिक, हालांकि इमेच्योर कंडीशन में स्तन में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये डेवलप होते हैं एक तरह से युवावस्था में। तो प्रत्येक स्तन में 5-5 देखा जाए तो दोनों स्तन में क्या हो जाएंगे, 10 एक्स्ट्रा हो गए। उसके बाद अपत्य पथ में 4। अपत्य पथ का मतलब होता है कि जिस रास्ते के थ्रू जो गर्भ होता है बाहर निकलता है उसको बोलते हैं अपत्य, मीन्स होता है कि गर्भ, अपत्य मीन्स होता है संतान। तो जिस संतान की जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी वाला प्रसव का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं अपत्य पथ। तो इस तरह से अपत्य पथ में 4 पेशी होती है, 2 बाह्य होती है, 2 अंतः होती है, ऐसा कुछ आगे दिया है। फिर देखेंगे गर्भ के छिद्र पर 3 पेशी होती है और शुक्र और आर्तव प्रवेशनी 3 होती है। तो इस तरह से देखते हैं प्रत्येक स्तन में 5-5 होती है, टोटल संख्या 10 हो जाती है। और अपत्य पथ में 4 होती है और साथ ही साथ देखें गर्भ छिद्र पर 3 होती है और शुक्र आर्तव प्रवेशनी 3 होती है। इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती है। तो हम लोगों ने इससे पहले पुरुषों में पेशियों की बात किया था, तो उसमें देखा था कि पुरुषों में पेशियों की संख्या सुश्रुत ने 500 बताया है। तो पुरुषों में अगर 500 हो गया तो स्त्रियों में कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 20 इक्वल टू 520, 520 स्त्रियों में टोटल होती है। तो स्त्रियों में कितनी हो गई, स्त्रियों में पेशियों की संख्या 520 हम लोगों ने यहाँ पर काउंट कर दिया है। यहाँ पर इसके बाद तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्त्रियों और पेशियों में पेशियों की संख्या, स्त्री और पुरुषों में पेशियों की संख्या हम लोगों ने काउंट करके बता दिया। अब आते हैं पेशियों के स्वरूप पर, कि पेशियों का डिफरेंट जो स्वरूप है, आकार है, किस तरह से बताया गया है शास्त्रों में। तो यहाँ देख रहे होंगे रेफरेंस सुश्रुत शारीर 5 का श्लोक नंबर 52, सुश्रुत शारीर, सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान के 5वें चैप्टर का श्लोक नंबर 52 देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पेशियों के स्वरूप बताए गए हैं कि किस तरह से है। तो ये पेशियों किस तरह स्वरूप होते हैं, तासाम मीन्स जो पेशियां होती है, बहल का मतलब बहुत बड़े बड़े, जो पेशियां जो होती है मांस खंड होती है। देखा जाए
जो पेशियां होती है एक्चुअली में संधि अस्थि शिरा स्नायु को आच्छादित करती है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे कि जो पेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, संधि अस्थि शिरा स्नायु प्रच्छादिका। संधि अस्थि शिरा स्नायु पेशियां होती क्या होती है, संधि अस्थि शिरा स्नायु को प्रच्छादिका में आच्छादन करती है, उसको कवर करती है। और कवर करने के साथ साथ जो होती है पेशियां किस स्वरूप की होती है उसके बारे में देखते हैं कि बहल अर्थात बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। पेलवम मीन्स होता है अल्प, मतलब बहुत छोटी होती हैं। उसके बाद देखेंगे स्थूल का मतलब बहुत ही मोटी होती हैं। अड़ु का मतलब होता है बहुत ही पतली होती हैं। फिर देखेंगे पृथु, पृथु का मतलब होता है चपटी होती हैं। वृत्त का मतलब होता है कि गोल होती हैं। और हृष्व का मतलब छोटी होती हैं। और यहाँ पर दीर्घ का मतलब बड़ी होती है। उसके बाद देखेंगे स्थिर का मतलब होता है कठिन, स्थिर का मतलब हार्ड होती है, कठिन। और मृदु का मतलब सॉफ्ट होती है। तो स्थिर का मतलब यहाँ पर कठिन है, हार्ड है। और मृदु का मतलब सॉफ्ट है, इसको मृदु बोलते हैं। सुलक्षण का मतलब भी चिकना, जैसे स्लच का मतलब जैसे मार्बल होता है उसको टच जो आता है स्लक्षण, ये चिकनापन इसमें आता है स्लच। और कर्कश का मतलब होता है खुरदुरी। तो कुछ इस तरह से पेशियों के स्वरूप की बात हम लोगों ने यहाँ पर की है। तो स्वरूप की बात हम लोगों ने कहा किया सुश्रुत शारीर स्थान के 5वें चैप्टर के श्लोक नंबर 52 में बात किया कि कुछ इस तरह से तासाम बहलम पेलवम स्थूलम अड़ु पृथु वृत्त हृष्व दीर्घ स्थिर मृदु सलक्षण कर्कश भावा संधि अस्थि शिरा स्नायु प्रच्छादिका यथा प्रदेशम स्वभावत एवं भवन्ति। कुछ इस तरह से पेशियों के स्वरूप के बारे में हम लोगों ने वर्णन किया है। आइए देखते हैं कि लास्ट में हर एक चीज का जब वर्णन करने के बाद इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मीन्स इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। इसको हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। जब हम लोग एक एक जब हम लोग बात करेंगे कि बीडी चौरसिया मॉडर्न एस्पेक्ट में देखेंगे तो वहां पर बहुत ही क्लियर कट हर एक पेशी का, हर एक मांसपेशियों का, हर एक मसल्स का अपना ओरिजिन सेशन और उसका अप्लाइड पार्ट दिया हुआ है। फिर भी हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पेशी। तो अगर देखें तो सिंपल हम लोग कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला एक टर्म होता है जिसमें स्कैपुला क्या होता है, जब किसी वाल पर हम प्रेशर लगाते हैं, जब किसी वाल पर हम प्रेशर लगाते हैं तो हमारा जो स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है, मान लीजिए ये स्कैपुला जो है ये कुछ इस तरह से है, स्कैपुला का लेटरल बॉर्डर कुछ इस तरह से है, मीडियल बॉर्डर कुछ इस तरह पे है। तो ये मीडियल बॉर्डर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। तो अगर मान लीजिए ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, तो ये थोड़ा सा अगर प्रेशर इस तरह से लगाते हैं, धक्का देते हैं, तो इसका जो मीडियल बॉर्डर है यहाँ पीछे की तरफ, ये कुछ इस तरह से पीछे की तरफ, ये थोड़ा सा उठ जाता है, ये थोड़ा उठ जाता है इस तरह से। तो मीडियल बॉर्डर जो होता है उसको रेज्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। अब विंगिंग ऑफ स्कैपुला में होता क्या है, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ एक मसल होती है, उसके मसल मतलब पेशी, उस मसल सिरेटस एंटीरियर मसल्स के पैरालिसिस की वजह से होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पेशी का एक तरह से अप्लाइड पार्ट है। तो सिरेटस एंटीरियर मसल जो होती है उसके पैरालिसिस की वजह से होती है। उसका मेन वजह क्या होता है, एक नर्व होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से ये पैरालिसिस होती है। क्योंकि कोई भी मसल्स होती है वो एक्टिव तभी होती है जब उसको पर्टिकुलर सप्लाई करने वाले नर्व एक्टिव हो, प्रॉपर उसकी सप्लाई करे। तो नर्व सप्लाई कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है, किसी न किसी वजह से नर्व, इस पर्टिकुलर नर्व में डिस्टर्बेंस हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये मसल्स पैरालाइज हो जा रही है। इसलिए हम लोग इसको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस दिया विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला एक स्कैपुला की अप्लाइड पार्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने पेशी शारीर के बारे में बात कर लिया। धन्यवाद।